अगर आप कहानियों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका स्टोरी वोकल में, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है। यहां मिलेंगी आपको रहस्यमयी रोमांचक कहानियां, जोश से भरी थ्रिलर सीरीज और ऐसे पात्र जो आपकी यादों में बस जाएंगे। और हाँ, हमारी आने वाली कहानियां और सीरीज आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो इस जादुई सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से दोस्त एपिसोड सुन लेते पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे एक ही बात कहनी की, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अभी तक एक भी वीडियो 1000 लाइक तक नहीं पहुंची है यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक कर दो। और कहानी से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव अपडेट, बिहाइंड द सीन और प्री रिलीज एपिसोड्स के लिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि हम सुन रहे हैं हमारे पहले सुपर योद्धा ध्रुव शौर्य की कहानी। यह कहानी है ध्रुव शौर्य की, जो शक्तिदेव बनने के बाद अपने जीवन की अगली यात्रा पर निकलता है। दोस्तों, हम इस सीरीज का नाम रख रहे हैं ध्रुव शौर्य की कहानी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए। बूढ़े ने धीरे से स्वीकार किया। उसके चेहरे के भाव अचानक ठंडे पड़ गए। उसने एक ठंडी सिसकारी भरी और मुंह खोलकर ठंडी चीख निकाली। हिम्मत वाले नौजवान रहस्यमयी होने का नाटक कर रहा है। इधर आओ, आज मैं तुम्हारे बुजुर्ग का प्रतिनिधित्व करूंगा और तुम्हें सही सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने बुजुर्ग का सामना कैसे करना है। उसकी आवाज सुनाई देने से पहले ही बूढ़े आदमी का शरीर अचानक हवा में प्रकट हो गया। उसका शरीर चमक उठा और वह पहले ही ध्रुव के पास पहुंच चुका था। उसका फौलादी हाथ ध्रुव के कंधे की ओर बढ़ा। ध्रुव का चेहरा खून से लथपथ था। इस क्षण ध्रुव के उदासीन चेहरे पर एक ठंडक उभर आई। एक बार फिर एक बर्फीली शांत आवाज निकली। मैंने कहा है कि आप मेरे बुजुर्ग से परिचित होने और उनका प्रतिनिधित्व करने के योग्य नहीं हैं। आप तो और भी कम योग्य हैं। टकराना, ये शब्द अभी बोले ही थे कि वह कुलीन शक्ति पूर्वज अचानक फट गया और शून्य में बदल गया। यहां तक कि उसका खून भी नहीं बचा। एक पल में पूरी जगह खामोश हो गई। यहां तक कि लाशिर और निशान, जिन्होंने अपना सारा ध्यान कड़ाही में लगा रखा था, उनके दिल कांप उठे। उनके शरीर के भीतर की शक्ति तुरंत सुस्त पड़ गई। इस पल उनके पूरे शरीर एक पल के लिए ठहर गए। ध्रुव को देखने वाली उनकी निगाहें अब डर में बदल गईं। पल भर में पूरा इलाका खामोश हो गया। पूरा इलाका खामोश हो गया। सबके दिल बार बार पहले वाला मंजर याद कर रहे थे। एक कुलीन शक्ति पूर्वज अचानक इस युवक के सामने फट पड़ा। खून का एक निशान भी नहीं बचा था। आखिर इस युवक में ऐसी कौन सी भयावह शक्ति थी? एक विचार से एक कुलीन शक्ति पूर्वज को मारने में सक्षम होने के लिए इस तरह की ताकत कम से कम शक्ति पूर्वज रैंक के चरम पर थी। यह युवा कुलीन शक्ति पूर्वज वास्तव में 5 दिनों तक उनकी आंखों के सामने खड़ा रहा था और उसका मजाक भी उड़ाया गया था। इस क्षण यह सोचकर सभी के दिलों में अनायास ही ठंडक दौड़ गई। यह बात लाशिर और निशान के लिए खास तौर पर सच थी। ध्रुव पिछले कुछ दिनों से इसी जगह खड़ा था। अगर उसके मन में कोई विचार आता तो शायद दोनों ही अब तक 2 लाशों में बदल चुके होते। लाशिर थोड़ा बेहतर था। उसका संत दल नील शहर पर इसलिए हावी हो पाया क्योंकि उसकी नींव स्वाभाविक रूप से मजबूत थी। हालांकि उनके पास कोई कुलीन विद्वान नहीं था, फिर भी उनके पास कुछ कुलीन महाशक्ति पूर्वज जरूर थे। ध्रुव की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसके पास सिर्फ एक चोटी के शक्ति पूर्वज जितनी ही ताकत थी। 5 सितारा महाशक्ति पूर्वज को भी नील शहर में सिर झुकाना पड़ता। जहां तक निशान की बात है, अगर उसे किसी योद्धा की मदद नहीं मिलती तो यह संभावना थी कि वह ध्रुव के एक भी हमले को रोक नहीं पाता। ध्रुव को उन दोनों के मन की बात पता नहीं थी, यह तो छोड़ ही दीजिए। अगर पता भी होता
तो भी शायद उसे ज्यादा चिंता नहीं होती। आजकल के ध्रुव को ऐसे छोटे मोटे किरदारों की परवाह नहीं थी। उसने अपना सिर झुकाया और अपने पीछे खड़े कई साधकों पर नजर दौड़ाई। फिर उसने अपनी नजर लाशिर और निशान पर घुमाई। हालांकि ध्रुव का ऐसा कोई इरादा नहीं था, फिर भी अनगिनत साधकों के दिल दहल गए। उस नजर से वे इतने डर गए कि उनके पैर कमजोर पड़ गए। उनके दिलों में डर की लहरें उमड़ पड़ी। तुरंत ही कई साधक भयभीत चेहरे बनाए तेजी से भाग गए, मानो उन्हें डर था कि ध्रुव पलटकर उन पर हमला कर देगा। बेशक इन अनगिनत साधकों में चतुर लोगों की कोई कमी नहीं थी। ध्रुव की आंखों में जर्रा भी हत्या का भाव नहीं था। वह उन पर हमला क्यों करेगा? शायद इस युवक को लगा होगा कि उनके जैसे निम्न श्रेणी के साधकों को मारना उसके लिए नीचता है। लोगों की चमकती आंखों के एक हिस्से ने ध्रुव को गहराई से देखा। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने मुंह बंद कर लिए और कुछ नहीं कहा। उनकी ठंडी आंखें उस भीड़ को देख रही थीं जो घबराकर भाग रही थी। इस समय ये लोग, जिनके मन में मूलतः ऐसे विचार थे, अपने मन के लालच को दबा चुके थे। एक कुलीन शक्ति पूर्वज के सामने, भले ही वे बाहरी दुनिया में जाने माने कुलीन योद्धा थे, इस समय वे एक साधारण व्यक्ति की तरह ही तुच्छ थे। शक्ति सम्राट, शक्ति पूर्वज रैंक के सामने कभी भी वास्तविक सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इस समय भीड़ में कुछ लोगों को वे शब्द याद आए जो किसी व्यक्ति ने पहले कहे थे। युवराज लाशिर ने एक बार द्रोण रैंक की ताकत से एक वयस्क रैंक 7 स्वर्गीय स्वर्णिम जानवर को मार डाला। इस तरह के युद्ध परिणाम को पहले तो दर्शकों के लिए एक किंवदंती कहा जा सकता था, लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि यह बेहद हास्यास्पद था। रैंक 7 के वयस्क स्वर्गीय स्वर्णिम जानवर की ताकत कम से कम एक मानव 7 सितारा शक्ति पूर्वज के बराबर थी। लाशिर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? जब उन्होंने उस व्यक्ति के चेहरे के भाव के बारे में सोचा, जब वह बोल रहा था, उस सम्मानजनक भाव के बारे में, तो यह अनुमान लगाना संभव था कि यह व्यक्ति संत दल का एक सैनिक होना चाहिए। क्यों? क्या तुम दोनों आगे बढ़ने की योजना नहीं बना रहे हो? गोली बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच चुके हो। चलो एक ही बार में शोधन पूरा कर लो। जैसे ही सब लोग बेसुध हुए, ध्रुव की शांत आवाज फिर से फैली, जिससे लाशिर और निशान के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वे लगभग भूल ही गए थे कि ध्रुव अभी भी उनके पास मौजूद है। दोनों ने सावधानी से ध्रुव को देखा। उन्होंने औषधि कड़ाही में बुझने वाली रोशनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार जब कोई ऐसा व्यक्ति उनके बगल में हो जो उन्हें कभी भी आसानी से मार सकता हो, तो कोई भी कुछ ठीक से नहीं कर पाएगा। ध्रुव इस मामले में स्वाभाविक रूप से बेहद स्पष्ट था। उसने हंसते हुए कहा। वह हंसा और बोला, पहले जो हुआ वह बस एक छोटा सा ब्रेक था। तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो। बेशक मैं तुम्हारी गोली बनाने की प्रक्रिया में कोई खलल नहीं डालूंगा, न ही तुम्हारी औषधीय गोलियों का लालच करूंगा। मैं बस यूं ही देख लूंगा। यह सुनकर निशान की चिंता थोड़ी कम हो गई। उसने अब और संकोच नहीं किया, क्योंकि उसकी अंदरूनी शक्ति तुरंत प्रकट हो गई। हरी वर्ण रहस्यमय रोशनी की शक्ति अचानक बढ़ गई। हालांकि निशान ने इसे अत्यंत उपयुक्त तापमान पर स्थिर रूप से नियंत्रित किया और औषधीय गोली शोधन प्रक्रिया के अंतिम चरण को जारी रखा। दूसरी ओर लाशिर ने ध्रुव को गहराई से देखा, इससे पहले कि वह एक बार फिर से अपना ध्यान पहले वाली औषधीय कड़ाही पर केंद्रित कर सके। लेकिन अचानक उसके बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आभा की मोटाई देखकर लग रहा था कि उसकी शक्ति वास्तव में 3 सितारा महाशक्ति पूर्वज के स्तर तक पहुंच गई थी। ध्रुव ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। वह बस अपने काम में लगा रहा और अखाड़े में मौजूद दोनों लोगों को मैच खत्म होते देखता रहा। ध्रुव की उदासीनता का मतलब यह नहीं था कि आसपास के लोग भी उदासीन थे।
बूढ़े व्यक्ति के प्रकट होते ही भीड़ में से कई आसपास के लोग भी उदासीनता का मतलब होते ही उदासीनता की आश्चर्य भरी आवाजें गूंज उठीं। जल्दी देखो, युवराज लाशिर के बगल में वह बूढ़ा आदमी, क्या वह संत दल का 5वां बुजुर्ग नहीं है? उसकी ताकत भयानक 3 सितारा महाशक्ति पूर्वज रैंक तक पहुंच गई है। क्या यह असल में बुजुर्ग नरूका है? क्या वह 2 साल पहले लापता नहीं हुए थे? वह बस इसलिए गायब है क्योंकि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह मर गया है। क्या आपने बुजुर्ग नरूका को युवराज लाशिर की रखवाली करते नहीं देखा? ऐसा लगता है कि बुजुर्ग नरूका पिछले 2 सालों से युवराज लाशिर की गुप्त रूप से रक्षा कर रहे हैं। उस समय बुजुर्ग नरूका के पास 3 सितारों को पार करने की ताकत थी। 2 सितारा महाशक्ति पूर्वज की ताकत के साथ उन्होंने एक 5 सितारा महाशक्ति पूर्वज को बलपूर्वक मार डाला था। इसने उन्हें उस समय इस दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के सभी कुलीन महाशक्ति पूर्वजों के बीच स्थान दिलाया था। यह सही है, देखने से तो लगता है कि उसकी आभा पहले से भी ज्यादा घनी हो गई है। संभावना है कि वह पहले ही 3 सितारा महाशक्ति पूर्वज तक पहुंच गया हो। इस बदमाश ने आज इतने सारे लोगों के सामने इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत की है। देखते हैं तुम्हें मजा आता है या नहीं। जब सब आपस में बातें कर रहे थे तो नरूका की धुंधली बूढ़ी आंखें ध्रुव को गौर से घूर रही थीं, मानो वह ध्रुव की असलियत पूरी तरह समझ लेना चाहता था। हालांकि नरूका का शरीर एक पल में कांप उठा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसकी आंखें, जो पहले ध्रुव को घूर रही थीं, अनायास ही दूसरी ओर मुड़ गईं। इससे पहले जब नरूका ध्रुव को टटोल रहा था तो उसकी आंखें, जो ध्रुव को घूर रही थीं, किसी अज्ञात कारण से धुंधली होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव के शरीर पर घने कोहरे की एक परत छा गई हो, जिससे वह उसके आर पार देख नहीं पा रहा था। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। हालांकि जब उसने एक बार फिर ध्रुव की ओर देखा तो वह एहसास मौजूद और अदृश्य सा लगा। संक्षेप में, ध्रुव की हर चीज उसे एक अवर्णनीय रहस्यमय एहसास दे रही थी। इसके बाद नरूका की भौहें अनायास ही गहरी हो गईं। ध्रुव को देखते हुए उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। आखिर यह व्यक्ति कौन है? इसकी आभा इतनी अजीब और अनिश्चित क्यों है? मेरे नील शहर में आने का इसका क्या इरादा है? ध्रुव की रहस्यमयता ने भी नरूका के दिल में अनायास ही कई सवालों को जन्म दे दिया। उसके स्तर के एक बूढ़े व्यक्ति के लिए किसी भी चीज का उसका ध्यान आकर्षित करना पहले से ही बहुत मुश्किल था। फिलहाल उसे जिस एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा चिंता थी, वह उसके सामने खड़ी लाशिर थी। ध्रुव की उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से उसके मन में कई सवाल पैदा कर दिए। सन्नाटे के बीच नरूका की उंगलियों से उसकी आस्तीनों के नीचे से थोड़ा सा बारीक चूने का पाउडर भी नीचे सरक आया। उसी समय नील शहर के एक धनी परिवार के एक महत्वपूर्ण इलाके में 4 जोड़ी धुंधली और तीखी बूढ़ी आंखें खुल गईं। यह सब स्वाभाविक रूप से ध्रुव की नजरों से बच नहीं सका। हालांकि ध्रुव के लिए यह सब बस इतना ही था। उसके दिल में वह इस पर ज्यादा ध्यान देने की जहमत नहीं उठा सकता था। इतनी छोटी सी मछली उसके दिल में कोई भावनाएं नहीं जगा सकती थी। बेशक, जब तक कि वे जिद्दी न हों और ध्रुव के साथ कुछ करने की जिद न करें। समय पल पल बीतता गया। लाशिर और निशान के माथे पसीने की बूंदों से तर हो चुके थे। उनके कपड़े बहुत पहले ही इतने भीग चुके थे कि पानी निचोड़ा जा सकता था। उनके माथे की नसें उभरी हुई और लगातार फड़क रही थीं। उनकी शांत आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं और उनकी आंखें असामान्य रूप से उभरी हुई थीं। इस समय वे दोनों आखिरकार उस स्थिति में पहुंच गए थे जहां वे तेल के दियों की तरह थे जिनका तेल खत्म हो गया था। लाशिर की हथेली कड़ाही के ढांचे पर जोर से लगी, जिससे कड़ाही का ढक्कन खुल गया। सुनहरी लपटें अचानक आसमान में उठीं, जो एक लोंघन के आकार की गोल
औषधि की गोली को लपेटे हुए थीं। इसके तुरंत बाद लाशिर ने उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से अपनी हथेली खोली। एक गहरी औषधीय सुगंध फैली, जिससे सांस लेने पर अतुलनीय आराम का एहसास हुआ। हल्के हरे रंग की एक औषधीय गोली के चारों ओर धुंध की एक पतली परत लिपटी हुई थी। उसकी चमकदार चमक से पता चलता था कि यह औषधीय गोली कोई साधारण चीज नहीं है। खांसी खांसी, मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं। इस युवा युवराज ने आखिरकार रैंक 7 मिडिल ग्रेड महान रिकवरी पिल का शोधन पूरा कर लिया है। लाशिर ने कुछ बार खांसी की और उसके मुंह के कोनों पर एक घमंडी मुस्कान उभर आई। आज उसने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वह लाशिर नील शहर में हमेशा नंबर 1 रहा है। यहां तक कि नरूका, जो उसके बगल में था, उसने भी अपनी धुंधली बूढ़ी आंखों से लाशिर को देखा, जो संतुष्टि से भरी थीं। हालांकि आज का लाशिर अतुलनीय रूप से कमजोर था, फिर भी कितने लोग रैंक 6 हकीम की तरह रैंक 7 की औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। आज का लाशिर खुद पर गर्व करने लायक था। हालांकि एक तरफ खड़े ध्रुव की नजर में ये सब कुछ भी नहीं था। बिना किसी और चीज को देखे सिर्फ रैंक 7 महान रिकवरी पिल ही उसकी नजर में पूरी तरह से नाकाम थी। औषधीय गोली की चमक फीकी थी, जबकि उसकी औषधीय सुगंध कम और साधारण थी। औषधीय गोली में मौजूद औषधीय शक्ति भी बेहद मिश्रित थी। हालांकि इसे जबरदस्ती मिलाया गया था, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सचमुच होता तो यह काफी परेशानी खड़ी कर सकती थी। हालांकि ध्रुव का मन अच्छा इंसान बनकर उसे सज्जा देने का नहीं था। ऐसे इंसान को देर सवेर दुनिया को धोखा देने का अंजाम भुगतना ही पड़ता है। उसे इतनी जल्दी क्यों करनी चाहिए? लाशिर की तुलना में निशान की स्थिति स्पष्ट रूप से काफी बेहतर थी। हालांकि उसका पूरा शरीर लाशिर से कमजोर था, लेकिन कड़ाही में रखी औषधि की गोली की औषधीय शक्ति और भी ज्यादा सघन थी और उसे सर्वोच्च ग्रेड का कहा जा सकता था। अचानक निशान के हाथ एक साथ हिले। उसके हाथों की सीलें बदल गईं और उसने कढ़ाई से पोरिया पिल निकाल ली। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। इसे बाहर निकालने से पहले 5 सांसों तक प्रतीक्षा करो। पोरिया पिल की औषधीय शक्ति पूरी तरह से संघनित हो जाएगी और एक तो में पूर्ण गोली बन जाएगी। जब ध्रुव ने निशान के हाथों की हरकतें देखीं, तो उसके मुंह के कोने एकदम से सिकुड़ गए। यह बदमाश सचमुच अधीर था। उसने उस दवा की गोली को छोड़ दिया जो लगभग पूरी तरह से संघनित होने ही वाली थी। इससे ध्रुव अकेला और निःशब्द कैसे महसूस कर सकता था, यह सुनकर निशान का दिल द्रवित हो गया। एक पूरी गोली यह कहने का एक तरीका थी कि एक औषधीय गोली को सचमुच सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया है। एक साधारण औषधीय गोली परिष्कृत होने के बाद ही पूरी गोली बनती है। उदाहरण के लिए, लाशिर के हाथों में मौजूद महान रिकवरी पिल सभी की नजरों में एक साधारण गोली थी। दूसरी ओर, एक पूरी गोली एक साधारण गोली से कहीं बेहतर होती है। इसकी औषधीय शक्ति साधारण गोली से कई गुना ज्यादा होती है। इसका असर भी आश्चर्यजनक रूप से तेज होता है। ध्रुव की बातें सुनकर निशान में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया होगा। निशान के हाथ की सील चुपचाप गायब हो गई, मानो उसके पूरे शरीर में मुर्गे का खून इंजेक्ट कर दिया गया हो। उसकी आत्मा अचानक बदल गई और उसके शरीर का खून उत्तेजित हो गया। मंच के बाहर खड़ी भीड़ ने भी ध्रुव की बातें सुन ली थीं। ध्रुव के आभा मंडल से दबे लोगों के ठंडे और उदास चेहरे तुरंत तीव्र हो गए। वे पहले से बिल्कुल अलग थे। पूर्ण गोली वास्तव में प्रकट हो गई है। मैंने सुना है कि इस पूर्ण गोली का होना एक अतिरिक्त जीवन पाने के बराबर है। धिक्कार है। देखते हैं कौन इसे मुझसे छीनने की हिम्मत करता है। पूरी गोली के प्रलोभन ने कुछ लोगों को सचमुच पागल कर दिया था। निशान के सामने रखी दवा की कड़ाही को घूरते हुए उनकी आंखें लाल हो गई थीं। उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर मौजूद वस्त्र अस्वाभाविक रूप से कांप रहे थे।
और वे ऐसी मुद्रा में थे मानो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हों। इस वक्त दिन भर चाकू की धार पर जीने वाले ये लोग आखिरकार इस पूर्ण पोरिया गोली के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाए। उनके दिलों में विरोधियों की ताकत भूलकर बस खज्जाने की चाहत थी। यह देखकर ध्रुव के आस पास मौजूद लोगों की बातें सुनते ही लाशिर का चेहरा उदास हो गया। ध्रुव को देखते हुए उसकी आंखें नफरत से भर गईं। पलक झपकते ही 5 सांसें बीत गईं। निशान के हाथों के बीच की सील बदल गई और उसके हाथ की सील के साथ ही कड़ाही फटाहाप के गई। हरी रोशनी एक घने अग्नि ड्रैगन में बदल गई जो हवा में चक्कर लगाता हुआ आकाश की ओर दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई असली ड्रैगन प्रकट हो गया हो। अग्नि ड्रैगन ने अपने मुंह में एक लोंगन के आकार की हरी गोली पकड़ी हुई थी। इसके बाद अग्नि ड्रैगन ने अपना शरीर घुमाया और आकाश की ओर दौड़ पड़ा। गोली के शरीर से चारों दिशाओं में एक हरा प्रकाश निकल रहा था। अग्नि ड्रैगन की शक्तिशाली आभा के साथ इसने दुनिया को चकाचौंध कर दिया। इस समय शक्ति सम्राट और कुछ अन्य लोगों के समूह ने भी आकाश में पूर्ण पोरिया गोली को वासना भरी आंखों से देखा। तुरंत उनकी पीठ पर शक्ति के पंख फड़फड़ाए और प्रकट हुए। तभी उनके शरीर हिले और वे अग्नि ड्रैगन की ओर दौड़ पड़े। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश की अनगिनत धाराएं आकाश में उड़ रही हों। यह देखकर निशान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि वह एक पूर्ण गोली को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि एक पूर्ण को परिष्कृत करना कितना मुश्किल होता है। तो पूर्ण गोली की औषधीय शक्ति कैसी थी? एक हकीम होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इस बारे में बेहद स्पष्ट था। इसलिए उसके मन में पहले से ही इस पूर्ण पोरिया पिल के इस्तेमाल को लेकर कुछ और ही योजनाएं थीं। हालांकि इस समय जब उसने लोगों के इस समूह को बेशर्मी से आगे बढ़ते देखा, तो स्वाभाविक रूप से उसका मन बहुत बेचैन हो गया। वह बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैंने जो औषधीय गोली बनाई थी वे किसी और की शादी का जोड़ा बनने जा रही हैं। कैसी घटिया दुनिया है। अचानक किसी अनजान जगह से एक हल्की सी खर्राटे निकलीं। शक्ति सम्राटों का समूह जो आगे की ओर उड़ रहा था, उस ध्वनि के तहत एक अदृश्य शक्ति द्वारा बलपूर्वक उड़ा दिया गया। यह दृश्य देखकर निशान ने अनजाने में ही अपनी नजर ध्रुव की ओर घुमा ली। वह ध्रुव एक अजनबी से परिचित नहीं था, फिर भी इस व्यक्ति ने वास्तव में उसकी मदद की थी। उसने ऐसा क्यों किया? मन ही मन सोचते हुए निशान को मानो कुछ सूझ गया हो। ध्रुव को देखते हुए उसकी आंखों में जो कृतज्ञता थी वह भी गायब हो गई। बस सतर्कता और डर ही बचा था। हालांकि ध्रुव दिखने में एक युवक जैसा ही था। वह मार्कस में अनगिनत वर्षों से रह रहा था और उसने कई तरह के लोगों को देखा था। अपनी चतुराई से वह स्वाभाविक रूप से निशान के विचारों को समझ गया। फिर वह धीरे से हंसा और एक वाक्य बोला, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हरी वर्ण, रहस्यमय रोशनी और यह पूर्ण पोरिया पिल मेरे लिए दोयम दर्जे की चीज नहीं है। तुम निश्चिंत रहो। ये शब्द सुनकर निशान की भौहें तन गईं। उसे खून की उल्टी होने वाली थी। क्या ये इंसान बहुत घमंडी नहीं था? यह पहली बार था जब उसने किसी को उसकी हरी वर्ण रहस्यमय रोशनी को नीची नजर से देखते हुए और यहां तक कहते हुए देखा था कि इसे दोयम दर्जे का सामान भी नहीं माना जा सकता। वह सचमुच कहना चाहता था, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो। जल्दी करो और चले जाओ। लेकिन जब तक उस आदमी का उस पर जासूसी करने का कोई इरादा न हो, वह कुछ नहीं कहेगा। आखिर कोई दोस्त तो दूर से आया है, क्या उसे उसके साथ इज्जत से पेश नहीं आना चाहिए? वरना उसमें और आसमान में उन मोटी चमड़ी वालों में क्या फर्क रह जाएगा? भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी जो हुआ उससे मैं थोड़ा शर्मिंदा हूं। निशान की माफी से ध्रुव को उसके बारे में बेहतर समझ मिली। किसी व्यक्ति का चरित्र ऐसा नहीं होता जिस पर शेखी बघारी जा सके। एक छोटी सी बात ही उसे दिखाने के लिए काफी होती है। इस समय निशान ने ध्रुव को उसकी मदद करने का एक सच्चा कारण दे दिया था। निशान की तुलना में लाशिर का चेहरा और भी उदास था। जैसे ही पूरी गोली सामने आई, उसने घोषणा की कि नील शहर में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 हकीम के रूप में उसका स्थान बदल गया है। और तो और, इस उपाधि का स्वामी वही चींटी थी जिसे उसने कुछ समय पहले लापरवाही से कुचलकर मार डाला था। अब जब भूमिकाएं बदल गई थीं, तो वह इसे कैसे सहन कर सकता था? असल बात यह थी कि इस बदमाश ने कुछ मजेदार कहा था। इससे उसके प्रतिद्वंदी होने के नाते उसकी इज्जत गिर गई। इसलिए लाशिर का गुस्सा और बढ़ गया। अग्नि ड्रैगन ने एक बार आकाश का चक्कर लगाया। निशान के हाथ की सील बदलते ही वह ड्रैगन नीचे की ओर उड़ गया। अग्नि ड्रैगन का विशाल शरीर रक्षात्मक मीनार को तोड़ता हुआ धीरे धीरे गायब हो गया। अंत में एक पोरिया गोली निशान की हथेली में आ गिरी। अपनी हथेली में गर्माहट महसूस करते हुए निशान को अमृत में मौजूद अतुलनीय औषधीय शक्ति और जीवन शक्ति का स्पष्ट आभास हुआ। मानो सारी मृत्युमय आभा उसके सामने लुप्त हो जाएगी। इस अमृत की जीवन शक्ति वास्तव में इतने भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। निशान ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली खोली, जिससे पोरिया पिल अनगिनत भावुक निगाहों के सामने आ गया, जिससे उसके दिल की गहराइयों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। हालांकि इस समय उसके दिल में कोई डर नहीं था। उसके मुंह से धीरे धीरे एक स्पष्ट आवाज निकली, यह रैंक 7 की पूर्ण गोली पोरिया पिल है। अरे चलो लड़ें भाई, आओ और गोली के लिए मुझसे लड़ो। साफ आवाज धीमी पड़ने से पहले ही अनगिनत लोग पागल और क्रूर भावों के साथ निशान के हाथ में रखी गोली की ओर दौड़ पड़े थे। देखने से लग रहा था मानो वे निशान को भी निगल जाना चाहते हों। इस समय लाशिर की जहरीली आवाज अचानक पूरे आसमान में गूंज उठी। उसकी आवाज धीमी थी। ये शब्द लाशिर ने अपने दिल में एक बड़ी जद्दोजहद के बाद कहे थे। साथ ही उसने अपनी उंगली ध्रुव की ओर उठाई। जो कोई भी इन 2 लोगों को मारने में मेरी मदद करेगा, मेरा संत दल उसे बदले में इनाम देगा। इसके अलावा यह पोरिया पिल भी उसी व्यक्ति की होगी। एक बार प्रलोभन से भरे ये शब्द फैल गए तो पहले से मौजूद भीड़ उनकी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। लाशिर के निर्दयी व्यवहार को देखते हुए यह भारी इनाम निश्चित रूप से कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में वह लापरवाही बरत रहा था। अगर उन्हें संत दल का अतिथि बुजुर्ग बनने का सौभाग्य मिला, तो यह पद एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर होगा और कुछ हजार मील के दायरे में रहने वाले हजारों लोगों से भी ऊपर होगा। इसके अलावा वे अनगिनत संसाधनों का आनंद ले पाएंगे। सिर्फ उनके कहने पर वे इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते थे? उनकी नजर में युवा लाशिर का लालच किसी के और अनुग्रह से भी बढ़कर था। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत का सम्मान किया जाता था। उनके लिए हिलना डुलना नामुमकिन था। इसलिए जब लाशिर की आवाज सुनाई दी, तो शक्ति सम्राटों का यह समूह, जिसकी संख्या कम से कम 100 थी, पहले ही पागलों की तरह ध्रुव और निशान की ओर बढ़ चुका था। निशान के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह भी इस भयानक भीड़ से बेहद डरा हुआ था। लाशिर भी उन दोनों को बगल से देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे उकसाने के लिए तुम अंधे ही होगे। मैं संत दल का युवा लीडर हूं। बेटे, अगर तुम शक्ति पूर्वज हो तो क्या हुआ? लगता है इस जवान लीडर को भड़काने के बाद आज तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर तुम किसी को दोष देना ही चाहते हो, तो खुद को दोष दो कि तुम अंधे हो और गलत पक्ष पर खड़े हो। लाशिर की क्रूर मुस्कान के सामने नरुका एक कदम आगे बढ़ा
और लाशिर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें ध्रुव को घूर रही थीं, मानो उसके दिल में एक अवर्णनीय बुरा पूर्वाभास जाग उठा हो। पागलों की भीड़ का सामना करते हुए ध्रुव का चेहरा भावहीन था। उसे शुरू से ही हत्या करना पसंद नहीं था। इन लोगों का सामना करते हुए उसका दिल उन्हें मारने का भी नहीं कर रहा था। शायद यही कमजोर के प्रति ताकतवर का तिरस्कार था। ध्रुव ने पागल भीड़ को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह मुड़ा और नरूका की ओर देखने लगा। ध्रुव की नजरों से नरूका का दिल अचानक कांप उठा। वह जल्दी से संभल गया, लेकिन जिन आंखों से उसने ध्रुव को देखा वे डर से भरी थीं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं और आपके गुरु कहां से हैं? इस समय यहां तक कि नरूका, एक कुलीन महाशक्ति पूर्वज, को भी ध्रुव से बात करते समय एक अतिरिक्त गंभीर भावना महसूस हुई। नरूका की परवाह न करते हुए ध्रुव ने अपना हाथ घुमाया और जोर से एक तमाचा जड़ दिया। अगले ही पल अनगिनत शक्ति सम्राट, जो ध्रुव और नरूका से सैकड़ों फीट दूर थे, एक धमाके के साथ पीछे की ओर उड़ गए। इस क्षेत्र के मकानों को भी योद्धाओं के इस समूह ने ध्वस्त कर दिया तथा उन्हें पीछे की ओर उड़ा दिया। शुरू में तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप जैसी युवा पीढ़ी मुझे मार डालने का इरादा रखती है। यह ऐसी बात है जो मुझे पसंद नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हो? नरूका की आंखें सिकुड़ गईं। वह ध्रुव को गौर से देखने लगा। उसकी आवाज का लहजा साफ बदल गया था। वह जानता था कि आज एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। ध्रुव की उदासीन आंखें अचानक एक दिशा में घूम गईं। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, बल्कि यह आप सभी का काम है। जब आप मुझसे निपटना चाहते हैं तो आपको और बकवास करने की क्या जरूरत है? सीधे मेरे पास आ जाइए। यह सुनते ही नरूका के चेहरे पर अचानक ठंडक छा गई। उसने एक ठंडी सिसकारी भरी और उसका शरीर कांप उठा। उसका दाहिना हाथ अचानक से भींच गया और शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल आया। उसने तुरंत उसे फिर से घुमाया और अपनी मुट्ठी को पंजे में बदल लिया, जिसने ध्रुव को जकड़ लिया। बच्चा, कितना घमंडी है। मेरे हाथ से इस हमले को स्वीकार करो। इस हमले के सामने ध्रुव का शरीर जरा भी नहीं हिला। उसका शरीर एक तरफ हट गया और एक अदृश्य आभा जो आकाश को सहारा दे सकती थी, चुपचाप फैल गई, जिससे ठंडी हवा की एक लहर उस क्षेत्र में सीटी बजाने लगी। इस समय नरूका का हमला आखिरकार ध्रुव के सामने आ ही गया था। ध्रुव का शांत चेहरा देखकर नरूका के दिल में एक ठंडी सिसकारी निकल गई। वह ध्रुव के अहंकार और अज्ञानता पर ठिठुरते हुए हंसा। उसकी हथेली में शक्ति और भी ज्यादा जमा हो गई थी और उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि अगले ही पल नरूका का शरीर और पंजा, जो ध्रुव को बुरी तरह से पकड़ रहा था, हवा में क्षैतिज रूप से खड़ा हो गया। 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ नरूका के सामने एक अदृश्य बाधा खड़ी थी। वह भी इस बाधा के सामने शक्तिहीन था। हां, अपने पुराने रूप के लिए विस्फोट करो। नरूका के दिल में एक विचार कौन था। उसे अपनी दयनीय स्थिति की कोई परवाह नहीं थी। उसके शरीर के भीतर का शक्ति उसकी हथेली पर इकट्ठा हो गया। पल भर में वह 10 फुट के दायरे वाले एक विशाल प्रकाश पुंज में बदल गया। प्रकाश पुंज एकदम साफ दिखाई दे रहा था, बिल्कुल बर्फ के क्रिस्टल मोती जैसा। प्रकाश पुंज के बाहर बिजली की चमक के साथ असंख्य वज्र टिमटिमा रहे थे, जिससे उसे एक असाधारण आभा मिल रही थी। रोलिंग थंडर बीड हमला। विशाल प्रकाश पुंज तेजी से कमजोर होकर नरूका की हथेली में नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से इकट्ठा हो गया। उसके भीतर का आभा मंडल भी लगातार घना और प्रचंड होता गया। अगर यह फटता तो शायद 7 सितारा वाला महाशक्ति पूर्वज भी इसे सहने में मुश्किल होता। मंच के बाहर हर कोई स्वाभाविक रूप से समझ गया कि नरूका का यह हमला असाधारण था।
उन्होंने प्रकाश पुंज के भीतर बढ़ती हुई शक्तिशाली आभा को महसूस किया। सभी के शरीर तेजी से पीछे हट गए जब तक कि वे क्षितिज तक नहीं पहुंच गए। इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यह प्रकाश पुंज कितना शक्तिशाली था। दूसरी ओर ध्रुव अभी भी शांत और उदासीन बना हुआ था, मानो इन सब से उसका कोई लेना देना ही न हो। पांचवें भाई, रुको, अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। रुको, मैं इस बदमाश के साथ 100 और वार करूंगा। अचानक दूर क्षितिज से एक धमाकेदार चीख सुनाई दी। कुछ ही देर बाद प्रकाश की एक किरण बिजली की तरह उस खाली जगह से गुजरी। पल भर में वह चमकती हुई ध्रुव के पास पहुंच गई। 8 सितारा महाशक्ति पूर्वज की शक्तिशाली आभा अचानक नीचे की ओर बही और एक मुक्का ध्रुव की ओर तेजी से टूट पड़ा। बच्चा, तू कहां से आया है? तू सचमुच इतना घमंडी है क्योंकि तेरे पास थोड़ी सी ताकत है। आज मुझे दिखा दे कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है। बूढ़े आदमी की गुस्से भरी चीख के सामने ध्रुव का चेहरा उदासीन रहा। उसने उस मुट्ठी की तरफ देखा भी नहीं जो गुस्से से ऊपर उड़ रही थी। ध्रुव ने शहर में सबकी अविश्वास भरी नजरों के सामने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली धीरे से बूढ़े आदमी की मुट्ठी से टकराई। एक मुट्ठी और एक हथेली चुपचाप आ गई। जब दोनों टकराए तो दुनिया खामोश हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। बूढ़े आदमी का बेकाबू और शक्तिशाली हमला बिल्कुल एक आम बूढ़े की मुट्ठी जैसा था। उसमें जरा भी ताकत नहीं थी। यह कैसे संभव है? आखिर आप कौन हैं? बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसे साफ साफ एहसास हो गया कि जैसे ही उसकी मुट्ठी सामने खड़े युवक की हथेली से टकराई, उसके शरीर के भीतर का शक्ति पूरी तरह से बंद हो चुका था। इस पल वह किसी आम बूढ़े से अलग नहीं था, बल्कि वह एक आम बूढ़े से भी कमजोर था। इस तरह की स्थिति का मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि उसके सामने खड़े इस युवक की ताकत असाधारण होने के भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी। यह निश्चित रूप से कोई ऐसा भयावह अस्तित्व नहीं था जिसका वह सामना कर सके। क्या यह हो सकता है कि यह युवक पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुका हो, यानी एक सच्चे योद्धा का स्तर? विद्वान रैंक ध्रुव ने स्वाभाविक रूप से बूढ़े आदमी के मन की बात समझ ली। उसने अपनी हथेली पर थोड़ा जोर लगाया और उसे आगे की ओर धकेला। एक धमाके की आवाज आई और बूढ़ा आदमी डोर कटी पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ाए गया। तुम्हारा साहस कितना बड़ा है! अचानक आसमान से 2 धमाकेदार चीखें गूंजी। उसके तुरंत बाद 5 प्रकाश किरणें आसमान को चीरती हुई ध्रुव की ओर बढ़ीं। हाँ, रहस्यमय आकाश झरना। इसके तुरंत बाद 5 शक्तिशाली महाशक्ति पूर्वजों का दबाव ध्रुव की ओर टूट पड़ा। उनके आस पास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया। यह एक कुलीन महाशक्ति पूर्वज का दबदबा था। यह 7 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज की शक्ति तक पहुंच चुके एक बूढ़े व्यक्ति की आंखों से एक चमक निकली। वह अतुलनीय रूप से क्रूर लग रहा था। साथ ही उसकी छाती के सामने की हथेलियां खुलती और बंद होती रहीं। उसकी हथेलियों पर सीलें दिखाई देती रहीं। उसके शरीर के भीतर शक्ति तेजी से उसके सिर के ऊपर इकट्ठा हो गया, एक ऊर्जा झरने में बदल गया। एक धीमी चीख के साथ वह हिंसक रूप से ध्रुव की ओर टूट पड़ा। अन्य 4 कुलीन महाशक्ति पूर्वजों ने भी अपनी शक्ति को ऊर्जा झरने में डाल दिया था, जिससे इस समय झरने की शक्ति और भी अधिक चौंकाने वाली हो गई थी। ध्रुव इस सबके सामने भावशून्य रहा। एक साधारण महाशक्ति पूर्वज। उसके नजरिए से महाशक्ति पूर्वज को कई साल पहले ही योद्धा माना जाता था। अब वह बस एक साधारण व्यक्ति था। ध्रुव ने बूढ़े आदमी के शक्ति हमले को नजरअंदाज कर दिया। उसकी चमकदार आंखें लाशिर को उदासीनता से देख रही थीं। उसकी स्पष्ट और तेज आवाज धीमी सी निकल रही थी। देखा, शुरू में तो मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारे इन बड़ों ने तुम्हारे इन्हीं शब्दों के कारण मुझ पर हमला करने पर जोर दिया है।
इसके लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। ध्रुव के उदासीन स्वर से लाशिर का शरीर कांप उठा। उसका पूरा चेहरा कागज के पन्ने जैसा सफेद हो गया। उस पर कोई रक्त नहीं था। यह ज्ञात होना चाहिए कि अभी कुछ ही क्षण पहले उनके परदादा, जो 8 सितारा महाशक्ति पूर्वज की ताकत तक पहुंच चुके थे, को इस बदमाश ने उनकी आंखों के सामने एक ही वार में हरा दिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि इस बदमाश की ताकत संभवत महाशक्ति पूर्वज के 9वें सितारे के चरम या उससे ज्यादा तक पहुंच गई थी। हालांकि लाशिर ने मन ही मन यही सोचा, लेकिन उसके चेहरे का भाव एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली मुट्ठी में बदल गई। उसका अंगूठा उठा हुआ था। फिर उसने उसे नीचे की ओर करके तिरस्कार भरा इशारा किया। लाशिर के मुंह के कोनों पर एक भयंकर मुस्कान उभर आई, जिससे उसका पूरा चेहरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और पागल सा लग रहा था। उसकी आंखें भी बेरहमी से भरी थीं। उसने अपना सिर उठाया और नाक ऊपर करके ध्रुव पर व्यंग्य किया। तुम वास्तव में ऐसे बड़े शब्द बोलने की हिम्मत तब भी कर रहे हो जब मौत निकट हो। तुम वास्तव में अपनी सीमाओं को नहीं जानते। भले ही तुमने मेरे दादा को घायल कर दिया हो, फिर भी तुम मर जाओगे। भले ही तुम एक योद्धा हो जो 9 सितारा महाशक्ति पूर्वज हो। जब 5 महाशक्ति पूर्वजों के पूर्ण शक्ति हमले का सामना करना पड़ता है, अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी जिसने ध्रुव पर अपने तकनीक का इस्तेमाल किया था, उसने भी ठंडी हंसी निकाली और चिल्लाया, लड़के, बच्चे, तुम पहले से ही मौत के दरवाजे पर हो। फिर भी तुम इतनी बेशर्मी से शेखी बघारने और इतनी अहंकारी हरकतें करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। काला आकाश झरना, मेरे लिए उसे नष्ट कर दो। विशाल झरना एक भयावह प्राकृतिक दबाव लिए हुए ध्रुव की ओर तेजी से गिर रहा था। बाकी 4 बुजुर्ग भी निर्दयी चेहरों से ध्रुव को घूर रहे थे। उनकी शक्तिशाली आभाएं बाहर निकलीं और ध्रुव की ओर जोर से दबाव डाल रही थीं। जैसे ही विशाल झरना ध्रुव के सिर के ऊपर आसमान में उतरा, ध्रुव ने अचानक अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। एक अदृश्य ऊर्जा ने तुरंत पूरे स्थान को अपनी चपेट में ले लिया। 5 कुलीन महाशक्ति पूर्वज का पूरी ताकत से दमन कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि इसे तुरंत तोड़ दिया गया था। यह बिना रुके सभी दिशाओं में फैल गया। उनमें 5 दुबली पतली आकृतियां भी थीं, जो मृत प्रतीत हो रही थीं। तभी आस-पास के लोग, जो पहले ही 1000 फीट दूर जा चुके थे, आखिरकार जाग गए। ध्रुव को देखते हुए उनकी आंखें दहशत से भर गईं। अगर मुझे ठीक से याद है, तो कुलीन महाशक्ति पूर्वज, जो पहले आकाश की ओर बढ़ा था, वह संत दल का वर्तमान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। लाशिर के दादा वास्तव में 8 सितारा महाशक्ति पूर्वज हैं। वह 9 सितारा महाशक्ति पूर्वज तक पहुंचने से बस 1 कदम दूर हैं। इस आवाज के निकलते ही भीड़ में कोलाहल मच गया। यहां तक कि एक परम विशेषज्ञ, जो 9 सितारा महाशक्ति पूर्वज के बराबर था, उस युवक के एक ही वार से पीछे हट गया। उस युवक की ताकत कितनी जबरदस्त थी! चूंकि वह बूढ़ा आदमी 8 सितारा महाशक्ति पूर्वज है, इसलिए यह संभावना है कि उसके बाद आने वाले 5 कुलीन लोगों में से सबसे कमजोर 5 सितारा महाशक्ति पूर्वज है। इस समय भीड़ भी आज की इस भयावह लाइनअप से बेहद हैरान थी। सिर्फ एक युवक ने कुल 7 कुलीन महाशक्ति पूर्वजों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। हालांकि ऐसा था, फिर भी वह युवक उन्हें बलपूर्वक दबाने में सक्षम था। इस क्षमता ने भीड़ में मौजूद कई लोगों के दिलों में सचमुच एक आग सी दौड़ा दी। किसी के जीवन में कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल करने से यह संभावना थी कि वह भविष्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई का गर्व से सामना कर सकेगा। इस समय निशान भी हैरान नजरों से ध्रुव को घूर रहा था। उसके चेहरे की मांसपेशियां मानो सख्त हो गई थीं। उसका मुंह भी खुला हुआ था और उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी उम्र का यह व्यक्ति
जिसने बिना किसी कारण के उसकी मदद की थी, वास्तव में इतना ताकतवर होगा। यहां तक कि जब संत दल के पांचों बुजुर्गों ने एक साथ हमला किया, तब भी वे एक वार से ज्यादा नहीं टिक पाए। ऐसी ताकत तो स्वर्ग को भी मात देने वाली कही जा सकती है। ध्रुव ने भी निशान को एक शांत और सामंजस्यपूर्ण मुस्कान दी। तभी उसने निशान के स्तब्ध भाव को तोड़ा। ध्रुव की नजर दूर आसमान में दर्शकों की भीड़ पर पड़ी। फिर उसने अपनी नजर लाशिर की ओर घुमाई। उसके चेहरे पर ठंडक के निशान थे। इस समय लाशिर के चेहरे पर जो भाव थे, उनकी जगह उस अंतहीन भय ने ले ली थी जब पांचों बुजुर्गों को उड़ा दिया गया था। इस समय उसके सामने काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने जो कुछ भी किया था, उसने उसके अहंकारी दिल को पूरी तरह से कुचल दिया था। जैसे ही ध्रुव अपनी चाल चलने वाला था, लाशिर के सामने का स्थान विकृत हो गया और नरुका की आकृति एक बार फिर प्रकट हो गई। उसकी आकृति प्रकट होते ही नरुका ने अपना हाथ घुमाया और हथेली से प्रहार करके लाशिर को उड़ा दिया। उसके शरीर ने भी उस प्रहार से शक्ति ग्रहण की और ध्रुव की ओर झपटा। लाशिर, जल्दी करो और निकल जाओ। आज हम बूढ़ों को यहीं मरना पड़ सकता है। जल्दी से यह जगह छोड़ दो और अच्छी तरह छिप जाओ। अगर तुम में पर्याप्त ताकत नहीं है तो बाहर मत आना। जैसे ही लाशिर का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, नरुका के आखिरी शब्द लाशिर के कानों में गूंज उठे। यह सुनकर लाशिर को आखिरकार समझ आ गया कि जिस व्यक्ति का सामना नरुका करने वाली थी, उसकी ताकत कितनी भयानक थी। इस बात को लेकर ध्रुव के दिल में थोड़ी बेचैनी सी उभर आई। उसने यह तो नहीं कहा कि वह किसी को मार डालेगा, लेकिन ये बूढ़े लोग बार बार अपनी जान जोखिम में डालने पर अड्डे रहे। इससे उसके दिल में सचमुच गुस्सा भर आया। एक ठंडी खर्राट के साथ नरुका का आगे बढ़ता हुआ शरीर अचानक थम गया। इसके तुरंत बाद ध्रुव ने अपनी हथेली आगे पटकी। एक धमाके की आवाज आई और नरुका पहले ही शून्य में बदल चुका था। उसके शरीर का एक निशान भी नहीं बचा था। यह दृश्य पहले वाले उस कुलीन शक्ति पूर्वज से अलग नहीं था। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कर पाता, एक और आकृति चमकती हुई लाशिर के सामने प्रकट हुई, जिसने अभी अपना शरीर रोका था। देखने से लग रहा था कि यह आकृति लाशिर के परदादा की थी। तुम तो सचमुच पूरी ताकत लगा रहे हो। ध्रुव ने अपना हाथ उठाया, हथेली हवा में उछाली और लाशिर के परदादा की ओर जोर से मारी। वह दुबला, पतला बूढ़ा आदमी जो सिर्फ 8 सितारा महाशक्ति पूर्वज था। हालांकि ध्रुव के हमले के सामने लाशिर के परदादा के चेहरे पर निर्दयता की एक परत छा गई। उन्होंने हाथ हिलाया और एक जेड स्क्रॉल चमककर उनकी हथेली में प्रकट हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उनका मुरझाया हुआ हाथ अचानक भींच गया। जेड स्क्रॉल तुरंत धूल में बदल गया और चारों दिशाओं में बिखर गया। उसी समय ध्रुव की हथेली भी जोर से नीचे की ओर झुक गई। दुबले, पतले बूढ़े के सामने एक विशाल अदृश्य हाथ प्रकट हुआ। वह बेरहमी से दुबले, पतले बूढ़े की ओर झपटा। टकराना। दुबले, पतले बूढ़े आदमी के सामने 10 फुट तक पानी की लहर जैसी ऊर्जा की लहरें फैल गईं। एक शक्ति अवरोध भी प्रकट हुआ, जिसने लाशिर और उसके भीतर बैठे बूढ़े आदमी की रक्षा की। यह दृश्य देखकर ध्रुव की भौहें तन गईं। शक्ति कवच को देखते ही उसकी आंखें थोड़ी हैरान हो गईं। यह शक्ति कवच दरअसल एक शक्तिदेव योद्धा ने लगाया था। क्या यह पहले वाले जेड स्क्रॉल की वजह से है? लगता है इस संत दल की कोई कहानी है। यह अप्रत्याशित है कि इतने छोटे दल को वास्तव में एक कुलीन शक्तिदेव द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। वे वास्तव में असाधारण हैं। ध्रुव की आंखें उस दुबले, पतले बूढ़े आदमी को देखते हुए उदासीन थीं। उसका चेहरा अभी भी शांत था, मानो वह शक्तिदेव को कुछ भी नहीं समझता था। बदमाश, तुम सचमुच घमंडी हो। भले ही तुम एक कुलीन योद्धा हो, फिर भी तुम शक्तिदेव योद्धा के सामने एक चींटी की तरह हो। ध्रुव के शांत शब्द सुनकर दुबले,
पतले बूढ़े के मुंह का कोना खुल गया। एक ठंडी मुस्कान के बाद उसने एक ठंडी सिसकारी भरी। जाहिर है उसे ध्रुव की नासमझी पर बहुत घृणा हो रही थी। दुबले पतले बूढ़े आदमी के तिरस्कार भरे शब्दों पर ध्रुव अनायास ही एक ठंडी हंसी हंस पड़ा। उसका गिरा हुआ हाथ फिर से उठा। उसने उसे दूर से ही अदृश्य अवरोध की ओर पटक दिया। इस बेतरतीब से हमले ने पूरी जगह को हिलाकर रख दिया। ध्रुव और कवच के बीच की जगह इस हथेली से पूरी तरह चकनाचूर हो गई। खाली जगह बिखर गई और एक विशाल शक्ति जो आकाश को थामे हुए थी, अचानक उस अदृश्य शक्ति कवच के सामने प्रकट हुई। पलक झपकते ही वह एक विशाल हाथ में बदल गई जो आकाश तक पहुंच गया। इससे पहले कि दुबला पतला बूढ़ा आदमी कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, वह बड़ा हाथ जो आकाश को सहारा दे सकता था, पहले ही कवच से टकरा चुका था। एक पल में पूरी जगह हिल गई। एक बहरा कर देने वाली ध्वनि की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। टक्कर के बीच से एक शक्तिशाली हवा की लहर भी चारों दिशाओं में बह गई। उसकी ताकत ने पूरी जगह को हिलाकर रख दिया। दरार आकाश में एक अदृश्य स्पष्ट ध्वनि प्रकट हुई। तुरंत ही दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके सामने का अदृश्य कवच वास्तव में इस क्षण एक छोटी सी दरार रेखा बना चुका था। हालांकि यह अंत नहीं था। एक दरार रेखा दिखाई दी। कुछ ही सांसों में अदृश्य कवच गहराई से दरक चुका था। पूरा शक्ति कवच स्पष्ट दरार रेखाओं से भर गया था। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ। इस आवाज से अदृश्य कवच अचानक टूट गया। वह शून्य में बदल गया और इस जगह से गायब हो गया। दुबले पतले बूढ़े का दिल अचानक यह दृश्य देखकर दहल गया। उसके दुबले पतले चेहरे पर भी एक हैरानी के भाव उभर आए। उसके सामने खड़ा यह युवक असल में एक शक्तिदेव था। शक्ति कवच टूटने के बाद ध्रुव ने अपने सामने खड़े दादा पोते की जोड़ी को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपना शरीर घुमाया और उसके शरीर में मौजूद शक्ति अचानक बाहर निकलकर उसके शरीर के पास खाली जगह की ओर टूट पड़ी। बूम! एक दबी हुई सी आवाज के साथ ध्रुव का शरीर कांप उठा और कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि उसके पैरों तले जमीन पहले ही 300 मीटर चौड़े एक विशाल गड्ढे में तब्दील हो चुकी थी। एक शक्तिदेव की ताकत वाकई इतनी जबरदस्त होती है। उसे बस कुछ कदम पीछे धकेला गया था, फिर भी उसने इतना बड़ा गड्ढा बना दिया था। यह संभव था कि शक्तिदेव योद्धा के पूर्ण आक्रमण के बावजूद भी इतना बड़ा छेद बनाना मुश्किल होता। एक कदम की ताकत में इतनी ताकत थी कि वह विद्वान रैंक के शिखर से भी कहीं ज्यादा थी। एक कुलीन शक्तिदेव वाकई इतना डरावना था। आप एक शक्तिदेव हैं, फिर भी आपने ऐसे नीच तरीके अपनाए हैं। यह आपके दर्जे के विरुद्ध है। ध्रुव का शरीर हिला तक नहीं। उसका शरीर खाली हवा में खड़ा था। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान थी और वह धीमी आवाज में बोल रहा था, हम जीतने वाला राजा होता है और हारने वाला डाकू। तुम्हें कभी प्रक्रिया की परवाह नहीं होती। तुम्हें अपने चेहरे को लेकर इतना जुनूनी होने की क्या जरूरत है? ध्रुव के शब्द सुनते ही एक काले बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति प्रकट हुआ। वह ध्रुव से 100 फुट आगे खड़ा था। उसी समय एक रूखी और कर्कश उपहासपूर्ण आवाज निकली। ध्रुव मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव उभर आया और वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम ऐसे हो गए हो। तुम तो पहले ही बेशर्म हो गए हो। ध्रुव की आंखों के सामने उस व्यक्ति का आधा चेहरा जला हुआ सा लग रहा था। यह असामान्य रूप से विकृत और बेहद भयावह था। ध्रुव के ये शब्द उस व्यक्ति के दिल में साफ तौर पर चुभ गए थे। ध्रुव को देखने वाली उसकी नजरें और भी बेरहम हो गई थीं, मानो वो ध्रुव को काट डालना चाहता हो। उसका पहले से विकृत चेहरा इस वक्त और भी भयावह लग रहा था।
लेकिन अचानक उसके मुंह से एक जोरदार हौंसी फूट पड़ी। तभी उसने ध्रुव की तरफ देखा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी और उदासीन भाव से भरी थीं। बदमाश, यह बूढ़ा आदमी कई सालों से सत्ता में है। तुम्हारी तरह कई लोगों ने इस बूढ़े आदमी का अपमान और उपहास किया है। मुझे डर है कि ऐसे कम से कम कुछ 100 लोग होंगे। क्या तुम जानते हो कि उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इस बूढ़े आदमी का अपमान और उपहास किया था? यह सुनते ही ध्रुव के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जवाब देते हुए उसका स्वर शांत था। वे सभी मर चुके हैं? बूढ़े आदमी की नजर ध्रुव पर और भी ठंडी थी। उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई, जो दिल को दहला दे। उसने मजाक करते हुए कहा, यह सही है। वे सभी इस बूढ़े आदमी द्वारा मारे गए थे। उनमें से एक भी भागने में कामयाब नहीं हुआ। इसके अलावा उनमें से कई लोग ऐसे थे जो आपकी तरह शक्तिदेव रैंक तक पहुंच गए थे। बूढ़े आदमी की बात सुनते ही आकाश के किनारे खड़ी भीड़ तुरंत उठ खड़ी हुई। बूढ़े आदमी ने जो कहा था, उसके अनुसार उसने एक बार शक्तिदेव रैंक के एक असाधारण योद्धा को मार डाला था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी ताकत कम से कम शक्तिदेव की तो थी ही? ध्रुव को फिर से देखकर इस शक्तिदेव रैंक के योद्धा के छिपे हुए हमले का उसने आसानी से सामना कर लिया था। ऐसे में क्या ध्रुव की ताकत भी शक्तिदेव रैंक की नहीं होगी? एक ही दिन में ये जंगली लोग, जो अपना दिन ब्लेड की धार पर बिताते थे, वास्तव में 2 शक्तिदेव रैंक के योद्धाओं से मिले थे, जिनकी उन्होंने कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की थी। यह बात उन्हें आश्चर्यचकित और प्रभावित क्यों नहीं कर सकती थी? पल भर में ही जो भीड़ भड़कने वाली थी, वह फिर से खामोश हो गई। शक्तिदेव रैंक के योद्धा की शक्ति कोई मजाक नहीं थी। अगर उनमें से किसी ने भी इन दोनों को सचमुच नाराज कर दिया होता, तो मुमकिन था कि उनका विशाल समूह एक ही विचार से राख में बदल जाता। इस बिंदु पर एक शक्तिदेव रैंक के विशेषज्ञ की निवारकता देखी जा सकती थी। कोई भी व्यक्ति सामान्यतः कितना भी जंगली और निडर क्यों न हो, वह एक शक्तिदेव का सामना केवल भयभीत रवैये से ही कर सकता था। शक्तिदेव रैंक के विशेषज्ञ का दमन केवल शरीर तक ही सीमित नहीं था, यह आत्मा पर भी सच्चा नियंत्रण था। शक्तिदेव रैंक के विशेषज्ञ के सामने किसी को बस यही लग सकता था कि उसके सारे प्रयास बुलबुलों के ढेर के समान होंगे। यह भ्रामक और असंभव था। आज नील शहर का घरेलू मैदान निश्चित रूप से इन 2 लोगों का होगा। इसलिए जब भीड़ शांत थी, तो वे सब तेजी से पीछे हट गए। यह जान लेना चाहिए कि शक्तिदेव रैंक के विशेषज्ञ के हमले का झटका भी उन्हें चकनाचूर करने के लिए काफी था। ध्रुव ने तेजी से पीछे हटती भीड़ पर धीरे से नजर डाली। उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर झुकाकर उस विकृत चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, चूंकि उन्होंने पहले ही हमारे लिए जगह खोल दी है, तो क्या हमारी लड़ाई शुरू नहीं होनी चाहिए? बूढ़े आदमी ने व्यंग्य किया। उसके विकृत चेहरे के नीचे अनगिनत कीड़े मकोड़े इधर उधर रेंग रहे थे। यह एक बेहद घिनौना दृश्य था। बेटे, चूंकि तुम मौत की इतनी जल्दी में हो, इसलिए यह बूढ़ा आदमी आज तुम्हारी मदद करेगा। हे, छोटे बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इससे पहले कि बूढ़े आदमी की उपहासपूर्ण आवाज धीमी हो पाती, बैंगनी काले लंबे लबादे में लिपटा हुआ सिकुड़ा हुआ शरीर अचानक झटका देकर ध्रुव की ओर बढ़ गया। मुरझाया हुआ जहरीला ताड़ विकृत चेहरे वाला बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और ध्रुव के सामने आ गया। काले और बैंगनी रंग की शक्ति तेजी से उसकी हथेली में समा गई। उसकी बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। जैसे ही एक हथेली बेरहमी से ध्रुव के चेहरे पर टूट पड़ी, ध्रुव को जरा भी डर नहीं लगा। बूढ़ा तो बस 5 सितारा शक्तिदेव था। यहां तक कि 8 सितारा शक्तिदेव, बादल चीरने वाला भेड़िया भी उसने मार डाला था। यह बदसूरत बूढ़ा उसका क्या बिगाड़ सकता था? अपने हाथ के एक झटके से
ध्रुव की हथेली बेरहमी से बड़े आदमी की हथेली से टकरा गई। प्राचीन ईश्वर सील तकनीक। भले ही यह एक शक्तिदेव विशेषज्ञ के हाथों में एक हाई लेवल रैंक 4 तकनीक थी, फिर भी यह बेहद असाधारण थी और एक राक्षसी आभा देती थी। दोनों की टक्कर से दुनिया कांप उठी। हालांकि उनके बीच इतनी दूरी थी, फिर भी कुछ कमजोर साधकों ने पुच्ची की आवाज निकाली और अपने शरीर से मुंह भर खून थूका। यहां तक कि जो ताकतवर लोग थे, उनके मुंह के कोनों से अनायास ही खून की धार निकल आई थी। उनके चेहरे भी तुरंत पीले पड़ गए थे। एक शक्तिदेव विशेषज्ञ सचमुच मूल मार्शल दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा होने का हकदार था। हालांकि उनके बीच 10,000 मील की दूरी थी, फिर भी उनकी नजर में मानो कुछ भी नहीं था। दोनों की हथेलियां आपस में टकराकर अलग हो गईं। दोनों के बीच से एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस शक्तिशाली बल के कारण आसपास की जगह में कई छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी सी और ताकत लगते ही पूरा स्थान एक पल में ढह जाएगा। ओप्टेन ब्लास्ट, जैर उंगली। दोनों ने एक दूसरे को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर ही किया था कि ध्रुव और उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी फिर से आगे बढ़ गए। ध्रुव के दिल में एक विचार कौंधा और ऑप्टेन ब्लास्ट छूट गया। एक उड़ती हुई लात बूढ़े आदमी की ओर बढ़ी। बूढ़ा आदमी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहता था। उसका मुरझाया हुआ हाथ तुरंत मुट्ठी में कस गया। उसकी उंगली में इतनी ताकत थी कि वह आसमान को भी थाम सकती थी, और वह बेरहमी से ध्रुव की उड़ती हुई किक पर टूट पड़ी। हालांकि यह बूढ़ा आदमी देखने में बहुत ही क्रूर लग रहा था और उसका पूरा शरीर जलाऊ लकड़ी की तरह दुबला पतला था। वह एक साधारण बूढ़े से भी कमतर था। फिर भी उसके पूरे शरीर की आभा में एक ऐसी भयंकर दबंग शक्ति थी जो दुनिया को हिला सकती थी। यह उसके शरीर के रूप रंग से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। बूढ़े आदमी की उंगली कमजोर नहीं थी, लेकिन ध्रुव का हमला कैसे कमजोर हो सकता है? ऑप्टेन ब्लास्ट के कारण ध्रुव की शारीरिक शक्ति पहले ही अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी। अगर यह सिर्फ शारीरिक शक्ति का मुकाबला होता, तो शायद उसे उतनी ही शक्ति वाले शक्तिदेव से लड़ने पर भी कोई नुकसान नहीं होता। एक उंगली और एक पैर, दोनों में एक भयानक आभा थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी, तेजी से पास आ गए। अंतरिक्ष, जो पहले से ही पतन के कगार पर था, अंततः ऐसी भयावह शक्ति को सहन नहीं कर सका। वह एक धमाके के साथ फट गया और एक घनघोर अंधकारमय अंतहीन अंतरिक्ष में बदल गया। बूम! ध्रुव का पैर और उंगली जोर से आपस में टकराए। सबसे पहले बूढ़े के चेहरे के भाव बदले। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने इस बदनसीब बच्चे का शरीर इतना बेजोड़ होगा। उसे इस हमले को सहना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। दूसरी ओर, दो शक्तिशाली शक्ति के एक दूसरे को परास्त करने के बाद ध्रुव की प्रबल और प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। उसकी प्रबल शारीरिक शक्ति ने उसे अजेय स्थिति में पहुंचा दिया। उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह ध्रुव को जरा भी चोट नहीं पहुंचा सका। बच्चे, यह मत सोचो कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए हरा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ी ताकत है। मुझसे लड़ने के लिए सिर्फ ताकत पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हार के बाद बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। इसके बजाय वह ठंडी हंसी के साथ ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला। ये शब्द सुनते ही ध्रुव की आंखों में एक गहरी चमक दौड़ गई। उसके मुंह के कोने एक चंचल मुस्कान में बदल गए। जवाब देते हुए वह ठंडी हंसी भी दी। ऐसी स्थिति में क्या मैं जान सकता हूं कि इन शब्दों से आपका क्या तात्पर्य है? ध्रुव की नासमझी सुनकर बूढ़े आदमी के दिल में कुछ गुस्सा आया। यह बदमाश तो पहले से ही मुसीबत में था, फिर भी उसने ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत की। इससे उसे सचमुच थोड़ा आश्चर्य हुआ। छोकरे, तुम सचमुच घमंडी हो। मेरी मुरझाई हुई जहरीली हथेली और जहरीली उंगली
मध्य क्षेत्र के शक्तिशाली दल काबिज दल की हाई लेवल तकनीक है। दोनों ही अपने शक्तिशाली जहर से दुनिया पर राज करते हैं। अगर उन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो जहर कई गुना बढ़ जाएगा। जहर खाने के बाद भी तुम इतने घमंडी होने की हिम्मत कर रहे हो। तुम सचमुच मौत चाहते हो? बूढ़े आदमी की बात सुनकर ध्रुव ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। काबिज दल, मध्य क्षेत्र का एक दल। क्या यह बूढ़ा आदमी मध्य क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो सकता है? ओहो, काबिज दल, हूहू, यह अभी भी मौजूद है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या वर्तमान काबिज दल अभी भी वही काबिज दल है जो पहले था। अचानक घोरस की कुछ भावुक आवाज ध्रुव के दिल में पहुंची, जिससे ध्रुव ने फिर से अपनी भौहें उठा लीं। यह काबिज दल कब से अस्तित्व में था, इस वजह से घोरस लगातार आहें भरता रहा। बुजुर्ग घोरस, क्या आप इस काबिज दल के बारे में जानते हैं? घोरस की भावुक आह सुनकर ध्रुव ने अनायास ही पूछ लिया। घोरस मन ही मन मुस्कुराया और ध्रुव को जवाब दिया। काबिज दल की स्थापना 5000 साल पहले हुई थी और इसका संस्थापक एक ताकतवर योद्धा था जिसकी शक्ति महान मूल संत रैंक तक पहुंच गई थी। उसकी भावुक आह सुनकर ध्रुव ने अनायास ही पूछ लिया। स्थिति यागर शहर में मिली उस छोटी लड़की के समान थी। उसके पास भी एक पॉइजन बॉडी था। ये शब्द सुनते ही ध्रुव का मन अचानक कांप उठा। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। काबिज दल की स्थापना किसी पॉइजन बॉडी वाले व्यक्ति ने की थी। इसके अलावा सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि पॉइजन बॉडी वाला व्यक्ति वास्तव में महान मूल संत रैंक तक पहुंच गया था। महान मूल संत रैंक पूरे मूल मार्शल दुनिया का सच्चा शीर्ष विशेषज्ञ था। हालांकि ध्रुव पलक झपकते ही भौंचक्का हो गया। उसके मन में अनायास ही कुछ संदेह हुआ। उस समय छोटी परी डॉक्टर एक विद्वान थी, लेकिन उसे पहले ही पॉइजन बॉडी को दबाने में कठिनाई हो रही थी। अगर उसने कई अन्य प्राकृतिक खजाने इकट्ठा नहीं किए होते तो उसके लिए इसे नियंत्रित करना मुश्किल होता। हालांकि प्राचीन काल की पॉइजन बॉडी महान मूल संत रैंक तक पहुंच गई थी। इस अंतराल के कारण ध्रुव को संदेह क्यों नहीं होगा? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति की शक्ति वास्तव में मूल संत रैंक तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर का पॉइजन बॉडी अभी तक फूटा नहीं था। चूंकि इसका अभी तक विस्फोट नहीं हुआ था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उस व्यक्ति की पॉइजन बॉडी दबा नहीं था? अरे, वो तो असाधारण है। जब से उसने प्रशिक्षण लेना शुरू किया है, हर बार जब भी पॉइजन बॉडी फूटता है, वो उसे बलपूर्वक दबा देता है। यहां तक कि मरने तक भी वो वैसा ही था। यह सुनकर ध्रुव का दिल एक बार फिर चौंक गया। यह व्यक्ति सचमुच एक असाधारण व्यक्ति था। उसके दिल का दृढ़ संकल्प सचमुच अद्वितीय था। जैसे ही ध्रुव कुछ पूछने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, बूढ़े का शरीर कांप उठा। बैंगनी काले रंग की शक्ति तेजी से उसकी हथेली में समा गई और एक हथेली ने ध्रुव पर फिर से हमला कर दिया। यह देखकर ध्रुव अनायास ही भौंचक्का रह गया। उसकी नाक से एक ठंडी खर्राट निकली। उसकी हथेली से अचानक शक्ति उछलकर दे पड़ा, जिससे उसका शरीर कांप उठा। उसका दाहिना हाथ अचानक मुट्ठी में भींच गया और उसने बूढ़े पर एक मुक्का मारा। मुरझाया हुआ जहरीला ताड़। बूढ़े आदमी की हथेली से बैंगनी काले रंग की शक्ति लगातार निकल रही थी। यह तकनीक दरअसल बेहद जहरीली मुरझाई हुई जहरीली ताड़ी थी। इस सब के बावजूद ध्रुव के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। आखिरकार उसकी शक्ति चाहे कितनी भी जहरीली क्यों न हो, मानो दिव्य रोशनी के सामने वह कुछ भी नहीं थी। ध्रुव ने आगे की ओर एक मुक्का मारा। उसके शरीर की सारी ताकत बाहर निकल आई और जोर से बूढ़े की हथेली पर लगी, जो पहले ही बैंगनी काली हो चुकी थी। ऑप्टेन ब्लास्ट। यह एक और ऑप्टेन ब्लास्ट था। पलक झपकते ही ध्रुव बूढ़े आदमी के सामने आ पहुंचा। उसकी दाहिनी मुट्ठी सिकुड़ी हुई हथेली पर जोर से लगी। टकराना।
एक मुट्ठी और एक हथेली टकराते ही अलग हो गईं। हालांकि उनके आराम करने का इंतजार किए बिना दोनों आकृतियां एक बार फिर टकरा गईं। पहले काली स्याही जैसी अंतहीन खाली जगह इस पल और भी खाली लग रही थी। कुछ ही पलों में उन दोनों के बीच 300 से ज्यादा वार हो चुके थे। हर वार निर्दयी और जानलेवा था। अगर वे दोनों आम लोगों से अलग न होते तो शायद उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। आसपास की भीड़ पहले ही क्षितिज में और भी दूर जा चुकी थी। अगर वे इतने बड़े युद्ध से और दूर नहीं भागते तो नील शहर के कई साधक आज यहीं अपनी जान दे सकते थे। ध्रुव और बूढ़ा आदमी आकाश में अंतहीन खाली जगह के एक तरफ खड़े थे। ध्रुव के माथे पर पसीने की कुछ छोटी छोटी बूंदें लटक रही थीं। कभी कभी कुछ पसीना ध्रुव के चेहरे पर लुढ़क जाता और उसके कपड़ों का एक कोना गीला कर देता। इस समय दोनों की आभा कुछ अस्थिर हो गई थी। स्पष्टतः यह अंतहीन युद्ध दोनों के लिए अभी भी असहनीय था, हालांकि उनकी शक्ति शक्तिदेव रैंक तक पहुंच चुकी थी। हो साले, इस बूढ़े से 300 मुरझाए हुए जहर के ताड़ के पत्ते खाकर तेरे अंदर का जहर पहले ही घुस चुका है। जब तक यह बूढ़ा चाहेगा जहर तुरंत फूट पड़ेगा। आज तू मेरे हाथों जरूर मरेगा। इस समय विकृत चेहरे वाला यह बूढ़ा आदमी बेहद दयनीय स्थिति में दिखाई दे रहा था। उसके भूरे सफेद लंबे बाल उसके सामने बिखरे हुए थे। उसका बैंगनी काला लंबा लबादा भी टुकड़ों में बिखर गया था। हालांकि वह जिस नजर से ध्रुव को देखता था वह रक्त पिपासा से भरी हुई थी। पागल आदमी की बातें सुनकर ध्रुव के मुंह के कोनों में एक व्यंग्य उभर आया और उसकी आंखों में चंचल भाव और भी प्रबल हो गया। यह देखकर पागल के विकृत चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। उसकी आंखें निर्दयता से भरी थीं। इस समय वह जहर के असर से पहले ही ध्रुव के दर्दनाक रूप का आनंद लेने के लिए तैयार था। बूढ़ा आदमी ध्रुव को घूर रहा था। कुछ सोचते हुए वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब ध्रुव के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे। बदकिस्मती से पूरे 5 सांसों तक ध्रुव उस बूढ़े आदमी की कड़ी निगाहों के सामने बिल्कुल भी नहीं हिला, बल्कि ध्रुव सिर्फ उस बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराता रहा। इस समय बूढ़े व्यक्ति के विकृत चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं और वह ध्रुव को घूर रहा था। यह कैसे संभव है? तुम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हो? भले ही तुम एक हकीम हो, भले ही तुम्हारे पास एक दिव्य गोली हो, तुम्हारे लिए इस मुरझाए हुए जहरीले ताड़ को पूरी तरह से दबाना असंभव है। तुम क्या वास्तव में? बूढ़े आदमी के बोलने का इंतजार किए बिना ध्रुव ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। ध्रुव ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और दूर खड़े बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। उसके मुंह के कोनों से एक ठंडी मुस्कान उभर आई। एक विचार के साथ ध्रुव की हथेली में एक फुफकार की आवाज के साथ लपटों का एक समूह प्रकट हुआ। जब बूढ़े ने ध्रुव की हथेली में भव्य रोशनी देखी तो उसका विकृत चेहरा अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसके आकर्षक निशान पर अनगिनत भयंकर लहरदार रेखाएं उभर आईं। तो दोस्तों, यह था ध्रुव रिटर्न का आज का एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल स्टोरी वोकल पर। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नए एपिसोड की जानकारी तुरंत मिल सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें। वहां आपको खास अपडेट्स और अगली कहानियों की झलकियां सबसे पहले मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट करके बताइए कि आज के पार्ट का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।